हाय गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गरिमाज ऐप के चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, वेलकम टू वन शॉट सीरीज। पीपीबी की क्लासेस चल रही है। चैप्टर नंबर 24 मॉड्यूल बी पार्ट 2 आज स्टार्ट होने वाला है। तो इस पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे जिससे आपके एग्जाम्स ने क्वेश्चंस को किया है। तो बिना किसी डिले के आगे बढ़ते हैं। किन के लिए फ्रूटफुल होने वाला है? तो जो लोग भी जैब का पेपर दे रहे हैं और जो लोग भी डीबीएफ का पेपर दे रहे हैं, उन दोनों के लिए ये वीडियो बहुत रेलिवेंट है। गाइज, मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया है, तो आप लोग जाकर के क्लासेस को देख सकते हैं। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। टॉपिक का नाम है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, यानी कि CRILC के बारे में। ये क्या है, क्यों इसको लॉन्च किया गया, क्या दिक्कत आ रही थी जिसकी वजह से आरबीआई को ये रिपोजिटरी आपको ओपन करना पड़ा, यानी कि सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। जब CRILC नहीं था ना, उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो कोई कंपनी है, ठीक है, मान लो कोई कंपनी है, उसने बैंक ए से लोन लिया है 20 करोड़ का, ठीक है, बैंक बी से लोन लिया है उसने 30 करोड़ का, और बैंक सी से उसने लोन ले लिया है मान लो अगेन 20 करोड़ का, ठीक है। तो यहाँ पर 70 करोड़ का टोटल इन्होंने लोन ले रखा है। तो जब आपके पास ये सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं था ना, तो इस केस में अगर ये कंपनी किसी बैंक डी के पास जाएगा ना लोन लेने के लिए, तो वो बैंक डी को पता ही नहीं चलेगा कि उसने अभी तक कितनी टोटल बोरोइंग्स कर रखी है, ठीक है। यानी कि उनको कोई भी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में नहीं पता चलता था। अब आपको भी पता है कि कंपनीज मल्टीपल बैंक से लोन्स लेती है, ठीक है, अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपनी कंपनी को रन करने के लिए। तो इस केस में ना काफी ज्यादा लॉसेस, रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क बैंक को देखने को मिल रहा था, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कि पहले उन्होंने कितना लोन लिया है, और वो जो आपसे लोन ले रहे हैं तो क्या उनके पास इतनी रीपेमेंट कैपेसिटी है कि नहीं, ये सारी चीजें नहीं पता चलती थी, जिसकी वजह से CRILC को लाया गया। तो ये क्या है? सेंट्रल डेटाबेस है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया, क्रिएट किया गया। तो यहाँ पर सारे इंफॉर्मेशन होते हैं बोरोवर्स के रिगार्डिंग अक्रॉस द ऑल द बैंक्स। तो जितने भी बैंक से एक बोरोवर ने, एक कंपनी ने लोन ले रखा है, उन सब की यहाँ पर डिटेल्स होती है, ठीक है। तो इसी के लिए इसको लाया गया ताकि रिस्क को रिड्यूस किया गया। सितंबर 2013 में आरबीआई ने डिसाइड किया कि जितने भी इंफॉर्मेशन है अबाउट द बोरोवर्स, जिनका टोटल एक्सपोजर 100 मिलियन का है, यानी कि 10 करोड़ का है, 10 करोड़ से ज्यादा है, उनके सारे डेटा को इस सेंट्रल रिपोजिटरी में स्टोर करके रखना है। ये पहले इसको लॉन्च किया गया था। नाउ अब इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर दिया गया है। तो अब ऐसी कंपनी, ऐसी बोरोवर जिसने 5 करोड़ और 5 करोड़ से ऊपर का लोन लेके रखा है, तो उनके सारे डेटा को आपको कहां पे स्टोर करना है? CRILC में, ठीक है। चाहे वो कोई भी फंड बेस्ड हो सकता है, नॉन फंड बेस्ड जैसे कि आपका ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हो गई, क्रेडिट, कैश क्रेडिट की आप फैसिलिटीज देते हो, और नॉन फंड बेस्ड में लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, या आपके बैंक गारंटी हो गया। तो उस केस में जितने भी आप इन दोनों में से किसी भी तरीके का अगर आपने लोन लेके रखा है किसी भी बैंक से, ठीक है, और अमाउंट 5 करोड़ से ऊपर जाता है, तो यहाँ पर क्लियर मैंडेटरी कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा कि उन सारे बोरोवर्स के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है एंड CRILC में उसको अपडेट करना है, यानी कि सेंट्रल डेटाबेस में इसको अपडेट करना है, सो दैट सारे बैंक्स को पता रहे रिगार्डिंग द सेम बोरोवर, ठीक है, ताकि आगे चल के फ्यूचर में अगर उनको आप लोन दे रहे हो तो आप यहाँ पर सारी चीजों को, डिटेल्स को एक बोरोवर के देख सको। तो आरबीआई यहाँ पे किस तरीके के डेटा का यूज करती है? तो यहाँ पर एक फॉर्म ए आता है जो कि बैंक्स के द्वारा सबमिट किया जाता है, तो वहां से बोरोवर्स की इंफॉर्मेशन को निकालती है, रिटर्न ऑन द लार्ज बोरोवर्स, ठीक है। तो क्या रिटर्न है लार्ज बोरोवर का? ये फॉर्म ए यहाँ पर बैंक सबमिट करती है, उसके थ्रू यहाँ पे डेटा को निकाला जाता है। पर्पस क्या होता है? तो अगेन यहाँ पर हेल्प करने के लिए बैंक्स को कि वो जान सके कि टोटल बोरोइंग एक कंपनी की क्या है, जो लार्ज बोरोवर्स होते हैं उनकी टोटल बोरोइंग्स क्या है, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के लिए उनकी जो भी इंक्रीजिंग आपके लिवरेज है, इंक्रीजिंग उनका डेट जो है, उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए रिस्क मॉनिटरिंग को इन द बैंकिंग सिस्टम। तो अब आपको भी पता है कि यहाँ पर रिस्क आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपको पता ही नहीं है किसी कंपनी के बारे में कि उसने कितना बोरोइंग ले रखा है, आप कोई आइडिया नहीं है आपको, आप उनको लोन दे दोगे, हो सकता है कल को वो डिफॉल्टर बन जाए, तो अच्छा खासा बैंक को यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क देखने को मिल सकता है। तो उसको मॉनिटर करने के लिए CRILC को लाया गया, ठीक है।
देखिए, तो आरबीआई ने यहाँ पे और भी चीजें इंस्ट्रक्शंस दिया था रिगार्डिंग द डेटा। तो यहाँ पर कहा गया कि बैंक मस्ट इंश्योर 100% डेटा एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। तो आपको मेक श्योर करना है कि डेटा जो है 100% आपका एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आप गलत डेटा देते हो, ठीक है, गलत डेटा आप अपलोड करते हो इन सेंट्रल डेटाबेस, तो रॉन्ग डेटा के होने की वजह से आरबीआई के द्वारा आपको पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो अगर आप किसी भी बोरोवर का, आपके बैंक से किसी ने, बोरोवर ने आपसे लोन लिया है, तो उनके अगर आप डेटा दे रहे हो तो मेक श्योर करें कि वो 100% एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है। 2014 में आरबीआई ने एक और फ्रेमवर्क निकाला। 1 अप्रैल 2014 में आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस प्रॉम्प्ट स्टेप फॉर रेजोल्यूशन एंड फेयर रिकवरी फॉर द लेंडर्स। अब इसमें क्या था, इस फ्रेमवर्क में था क्या गाइस? तो इसमें यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया था कि बैंक्स को यहाँ पर रिपोर्ट करना है जो भी स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 कैटेगरी के आपके बोरोवर्स हैं, यानी कि 61 से 90 डेज हो गया है, अभी तक उन्होंने अपने लोन के अमाउंट को नहीं भरा है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका काफी ज्यादा अब एनपीए होने ही वाला है। ये अकाउंट 61 से 90 डेज हो गया तो अकाउंट तो यहीं पे एनपीए हो जाएगा। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट कैटेगरी नंबर 2 के जितने भी अकाउंट्स है उन सबको पहले आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है। दूसरा यहां पर बोला गया, बैंक मस्ट रिपोर्ट द करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ ₹10 मिलियन एंड अबव। यहां पर बोला गया कि कोई ऐसा कस्टमर है जिनका करेंट अकाउंट आपके बैंक के साथ चल रहा है और उनका बैलेंस 1 करोड़ और 1 करोड़ से ज्यादा है, तो उनको भी आप क्या करोगे, सेंट्रल डेटाबेस में अपडेट करना है और इसका रिपोर्ट आपको आरबीआई को प्रोवाइड करना है। इवन इफ अ बोरोवर डजंट हैव अ लोन फ्रॉम दैट बैंक। अब मान लो आपका करंट अकाउंट है किसी बैंक के साथ, आपने लोन नहीं ले रखा है उस बैंक से, स्टिल यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि इस तरीके का भी अगर कोई अकाउंट है और अमाउंट 1 करोड़ से अबव जा रहा है तो उसका भी रिपोर्ट आप यहाँ पर आरबीआई को प्रोवाइड करोगे। इफ द बोरोवर अपीयर्स इन द CRILC पैन मास्टर डेटाबेस। तो अगर वो बोरोवर का जो भी उनके इंफॉर्मेशंस हैं, ठीक है, वो सब अगर इनके मास्टर डेटाबेस में है, CRILC के मास्टर डेटाबेस में है, तो उनका आप सारा का सारा रिपोर्ट आरबीआई को प्रोवाइड करोगे। तो बेसिकली ये होता क्या है, CRILC पैन मास्टर डेटाबेस, तो ये आपका सेंट्रल डेटाबेस है ना, जो कि आरबीआई के द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो इसमें जितने भी गाइस बोरोवर्स होते हैं ना, उनका पैन, उनकी आइडेंटिटी डिटेल्स, वो सारी चीजें इसमें अपडेटेड होती है। ठीक है, तो जितने भी लार्ज बोरोवर्स हैं, ठीक है, उनका सारा डेटा रिगार्डिंग देयर पैन कार्ड्स, उनकी आइडेंटिटी, सारी चीजों को यहाँ पर इस मास्टर डेटाबेस में लिस्ट किया जाता है। तो इंडिया में जितने भी आपके लार्ज बोरोवर्स है ना, उन सबका यहाँ पर डेटाबेस में नाम होता है, लिस्ट होता है। तो अगर उनका डेटाबेस में नाम है, ठीक है, करेंट अकाउंट आपके साथ चल रहा है और बैलेंस 1 करोड़ से अबव जा रहा है, वेदर उन्होंने लोन लिया है कि नहीं, तो ये भी रिपोर्ट आप किसको सबमिट करोगे, आरबीआई को सबमिट करोगे। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। नाउ यहाँ पर बात करेंगे पार्ट्स ऑफ CRILC रिपोर्ट का। तो 2 पार्ट्स होते हैं गाइज इसके, एक तो होता है मेन रिपोर्ट, ठीक है, और एक होता है SMA और JLF फॉर्मेशन रिपोर्ट। JLF फॉर्मेशन का क्या मतलब है, ज्वाइंट लेंडर्स फोरम रिपोर्ट। तो क्या होता है मेन रिपोर्ट में, क्या होता है, तो मेन जो आपका रिपोर्ट होता है ना, उसमें लोन का डिटेल होगा और एक्सपोजर का डिटेल्स होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला आपका रिपोर्ट होता है। दूसरा जो है SMA 2 वाला, तो वो ऐसा अकाउंट जो 61 से 90 डेज हो गया है, अकाउंट का EMI पे नहीं किया जा रहा है, एक तो वो रिपोर्ट होता है। और JLF फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होता है, तो अगर ग्रुप ऑफ बैंक ने मिल करके सेम बोरोवर को फाइनेंस किया है, ठीक है, तो सेम बोरोवर को आपने अगर फाइनेंस किया है और अगर मान लो इस तरीके का कोई भी कस्टमर है, उसका अकाउंट एनपीए होता है, तो उस केस में क्या होता है, सारे जितने भी बैंक्स ने मिलकर के इस बोरोवर को लोन दिया था, फाइनेंस किया था, वो सारे एक साथ बैठते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ लोन्स को। ठीक है, तो सारे मिलकर के डिसाइड करते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम, लोन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, और यहाँ पर वो लोग ज्वाइंट डिसीजंस लेते हैं, तो उसे ही JLF फॉर्म बोलते हैं। तो ये JLF फॉर्म भी आप यहाँ पर सबमिट करते हो। तो 2 तरीके का आप यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट करते हो, ठीक है, इन CRILC। नाउ यहाँ पर थ्रेशोल्ड क्या है, तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि किस तरीके के बोरोवर्स के रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट किए जाते हैं गाइस। तो यहाँ पर ऐसे बोरोवर जिनका अमाउंट 5 करोड़ और 5 करोड़ से अबव है, ठीक है, तो रिपोर्टिंग लिमिट क्या होती है, 5 करोड़। ये तो स्टार्टिंग में ही बता दिया था, पहले था कितना, 10 करोड़, फिर बाद में उसको रिड्यूस करके 5 करोड़ कर दिया गया था। ठीक है, रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है, तो जो ये मेन रिपोर्ट होता है ना, जिसमें लोन के डिटेल्स है, एक्सपोजर के डिटेल्स है, तो वो मंथली बेसिस पे आपको इसको सबमिट करना है। ठीक है, और डिफॉल्ट वाला जो भी रिपोर्ट होगा वो वीकली, यानी एवरी फ्राइडे
अगर डिफॉल्टर रिपोर्ट है तो वो एवरी फ्राइडे आप यहाँ पर वीकली रिपोर्ट करोगे। दिस हेल्प्स आरबीआई क्विकली डिटेक्ट्स द लोन डिफॉल्ट। तो क्विकली यहाँ पर वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कस्टमर है, कौन सा बोरोवर है जिसका लोन डिफॉल्ट हुआ है, तो क्विकली डिटेक्ट करके फिर उस पर एक्शंस लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी रिपोर्टिंग की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, नाउ यहाँ पर कोई ऐसा कुछ ऐसे बोरोवर्स होते हैं जो कि नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर्स होते हैं। ये वो बोरोवर है जो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते हैं बैंक के साथ, ना तो अपना फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, ना तो बैंक उनसे कोऑपरेट करने को बोला तो वो कोऑपरेट भी नहीं कर रहे हैं। तो उस तरीके का अगर कोई भी बोरोवर है तो उसका भी आपको रिपोर्ट करना है अगर उनका एक्सपोजर 5 करोड़ से ऊपर है। तो करेंट अकाउंट कस्टमर जिनका एक्सपोजर 5 करोड़ से ऊपर है और इस तरीके के बोरोवर आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो आप उनका भी रिपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करोगे। फ्रॉड एंड आरएफए रिपोर्टिंग क्या होता है? देखो, आरएफए का मतलब होता है रेड फ्लैग्ड अकाउंट। तो ऐसा अकाउंट, ठीक है, जिसने ऐसी कंपनी, इस ऐसा बोरोवर जिसने आपसे लोन ले रखा है और उनके बैंक अकाउंट में, ठीक है, लोन अकाउंट में कोई भी फ्रॉड देखने को मिल रहा है या कोई रेड फ्लैग अकाउंट्स आपको कुछ सस्पिशियस यहाँ पर एक्टिविटीज होते हुए दिख रही है, उसको हम फ्रॉड अकाउंट्स या आरएफए अकाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि अगर लोन अमाउंट ग्रेटर देन 50 करोड़ है, ठीक है, और उस केस में कोई भी आपको फ्रॉड दिख रहा है या आरएफए कुछ दिख रहा है तो उस केस में इस तरीके का अकाउंट को आप रिपोर्ट करोगे। ठीक है, तो सीआरआईएलसी को ये सारे रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करने होते हैं। जैसे मान लो ना कि अगर कोई रेड फ्लैग अकाउंट है, कैसे पता चलेगा? तो सडन आप देखोगे कि यहाँ पर टर्नओवर गिर जाना, ठीक है, या स्टॉक में मिसमैच अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो ये सब रेड फ्लैग्ड अकाउंट ही तो है। ये कैसा अकाउंट है? अचानक से चीजें गिर रही है, यहाँ पे डाउन हो रहा है, फ्रीक्वेंट चेक्स रिटर्न हो रहे हैं, तो उस केस में इस तरीके के अकाउंट्स को हम आरएफए अकाउंट ही बोलेंगे। तो आपको इस तरीके के अकाउंट्स को रिपोर्ट करना है सीआरआईएलसी को। ठीक है, तो वो ये अकाउंट होता है जहां पे सस्पिशन ऑफ फ्रॉड अराइज होता है ड्यू टू अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। तो ये वो सिग्नल है जिससे आपको पता चल रहा है कि एक्चुअली में अब प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे अकाउंट्स आपको क्या करने हैं? इन सारे अकाउंट्स के रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करने हैं सीआरआईएलसी को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक एग्जाम का क्वेश्चन करेंगे गाइस। Which of the following statement regarding CRILC reporting are correct? आपसे पूछा है कौन सा इसमें से करेक्ट है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो CRILC मेन रिपोर्ट इज सबमिटेड मंथली, बिल्कुल ये करेक्ट है, मंथली बेसिस पे करते हैं। डिफॉल्ट रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड वीकली, हाँ, एवरी फ्राइडे। ठीक है, आप इसको रिपोर्ट को सबमिट करते हो तो एवरी फ्राइडे हो जाएगा। वीकली रिपोर्ट इज सबमिटेड एवरी फ्राइडे, हाँ बिल्कुल एवरी फ्राइडे ही करते हैं। एंड रिपोर्ट्स आर सबमिटेड एनुअली, और जितने भी रिपोर्ट्स है वो एनुअली सबमिट करते हैं। तो क्या ये करेक्ट है फोर्थ वाला स्टेटमेंट? नहीं, फोर्थ इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे आंसर होगा पहला, दूसरा एंड तीसरा, क्योंकि क्लियरली दोनों रिपोर्ट का मेंशन किया हुआ है। एक रिपोर्ट आपको मंथली बेसिस पे करना है और दूसरा रिपोर्ट आपको वीकली पे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब बात करेंगे सरसाई के बारे में, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। अब भाई ये क्या है? तो ये आपका सेंट्रल रजिस्ट्री सिस्टम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको क्रिएट किया गया है। तो ये किसके अंडर में वर्क करता है गाइस? तो इसका आपका ये जो सरसाई है ना, ये ऑपरेट करता है अंडर द सरफेसी एक्ट 2002। तो जितने भी आप यहाँ पर कोलैटरल देते हो ना, उस कोलैटरल का रिकॉर्ड, ठीक है, उन दैट पर्टिकुलर एसेट पे उस कोलैटरल के रिकॉर्ड को स्टोर करके आप यहाँ पे रखते हो। तो टू रिकॉर्ड कोलैटरल और सिक्योरिटी ऑन द एसेट, ठीक है, ऑन द एसेट्स, जैसे कि आपका हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, ठीक है, हाउस की प्रॉपर्टी हो गई, लैंड हो गया गाइस, मशीनरी हो गया, ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पर कोलैटरल सिक्योरिटी यहाँ पर एसेट्स पे लेते हो ना, उन सब की रिकॉर्ड आप सरसाई में रखते हो। ठीक है, क्यों किया जाता है? क्यों इसको सारे को यहाँ पर सेंट्रल रजिस्ट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करके रखना होता है? ताकि प्रिवेंट किया जा सके बैंक को फ्रॉम द फ्रॉड। ठीक है, पहला, और अवॉइड करने के लिए मल्टीपल लोन्स ऑन द सेम प्रॉपर्टी। अब हो सकता है ना, एग्जांपल के तौर पे समझिए कि हो सकता है एक कस्टमर है, ठीक है, उसने अपने हाउस को सिक्योरिटी के तौर पे बैंक ए को दिया है, ठीक है, बैंक ए को दिया है सिक्योरिटी के तौर पे और उस पे उसने लोन लिया है। ठीक है,
अब इसी हाउस पे ना वो बैंक बी के पास जाकर के दूसरा लोन ले रहा है। तो अब आप देख रहे हो एक ही प्रॉपर्टी पे डबल फाइनेंसिंग हो रही है। तो इससे बचने के लिए, इस डबल फाइनेंसिंग से, इस तरीके के फ्रॉड से बचने के लिए यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि अगर आप कोई भी सिक्योरिटी ले रहे हो किसी भी बोरोवर से तो आप उसको रिपोर्ट करो, यानी कि आप उसको सरसाई में यहां पर रिपोर्ट कर दो, सो दैट अगर कोई दूसरा बैंक है, ठीक है, अब मान लो ये पर्सन दूसरे बैंक के पास सेम हाउस प्रॉपर्टी पे लोन लेने गया है, तो अब तो ये इजिली सरसाई के प्लेटफॉर्म पे जाकर के देख सकता है कि वेदर ये प्रॉपर्टी पहले से मॉर्गेज्ड है कि नहीं। अगर मॉर्गेज है तो यहां पर बैंक क्या करेगी, आपके लोन को यहां पर रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। तो बैंक को यहां पे फ्रॉड से बचाया जाता है, तो इसके लिए इस सरसाई को बनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए ये रजिस्टर्ड होता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। यहां पर शेयर होल्डर की बात करें तो 51% इस सरसाई में जो शेयर होता है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और रेस्ट आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स और जो भी आपके नेशनल हाउसिंग बैंक है उनका शेयर होता है, ठीक है। लीगल बेसिस मैंने बता दिया है, सरसाई ऑपरेट करता है अंडर द सरफेसी एक्ट 2002। नाउ पर्पस समझ में आया क्यों हम यहाँ पर सेंट्रल डेटाबेस को मेंटेन करते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी रिलेटेड, सो दैट सेम ही प्रॉपर्टी पे, सेम ही सिक्योरिटी पे एक कस्टमर डबल फाइनेंसिंग ना करा ले, ठीक है। तो प्रिवेंट करने के लिए, मल्टीपल लोन्स ऑन द सेम प्रॉपर्टी, रिड्यूस करने के लिए फ्रॉड को, और ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो फंक्शन क्या है सरसाई का गाइस, तो ये रिकॉर्ड करता है सारे के सारे ट्रांजेक्शंस, अगर कोई भी आपके सिक्योरिटाइजेशन है फाइनेंशियल एसेट का, या कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन है आपका, या कोई भी क्रिएशन है सिक्योरिटी इंटरेस्ट का, तो इन सब के रिकॉर्ड को, इन सब के ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड को सरसाई यहां पर स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन होता है सरसाई का। तो जितने भी आपके सिक्योरिटीज वगैरह है उन सब का रिकॉर्ड कौन रखता है गाइस, ये आपका सरसाई रखता है, जो कि आपका सेंट्रल डेटा बेस है, और यहाँ पे बैंक सारे रिपोर्ट्स को सबमिट करती है, ठीक है। किसके द्वारा क्रिएट किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो देखिए इससे आपके एक क्वेश्चन आया था, सरसाई ऑपरेट अंडर द, किसके अंडर सरसाई ऑपरेट करता है, तो सरफेसी एक्ट 2002। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे सरसाई ज्यादा क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने आरबीडब्ल्यू में भी पढ़ाया है, ठीक है, और इससे पहले भी पीपीबी में मैं एक बार और पढ़ा चुकी हूँ, तो इसलिए इतना बार बार सेम चीज को रिपीट नहीं करेंगे। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पहले जाकर के सारे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एजुकेशन लोन आपको आरबीडब्ल्यू में भी पढ़ा रखा है मैंने, एजुकेशन लोन किस पर्पस के लिए दिया जाता है। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, और उनको अपने हायर एजुकेशन के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर हम उनको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और कोई ऐसा स्टूडेंट जो काफी इंटेलिजेंट है, पैसे नहीं है उनके पास पढ़ने के लिए, तो इस केस में, ठीक। अब यहाँ पर सर्विस एरिया नॉर्म्स को अप्लाई नहीं किया जाता है एजुकेशन लोन में। अब पहले क्या होता था ना, बैंक्स क्या करती थी कि सर्विस बेस्ड अप्रोच का इस्तेमाल करती थी, यानी कि एक बैंक को मान लो ये बोल दिया गया कि 10 विलेजेस को, एक पर्टिकुलर बैंक को 10 विलेज असाइन कर दिया गया है, तो उस 10 विलेज के अंदर ही वो लोन दे सकता था गाइस, इससे बाहर वो लोन ही नहीं दे सकता था। तो यहाँ पर क्या हुआ, एरिया स्पेसिफिक कर दिया गया था। नाउ ये चीज आपके एजुकेशन लोन में अप्लाई नहीं किया जाता है, सर्विस एरिया नॉर्म्स नहीं है, आप किसी भी एरिया में हो, किसी भी लोकेशंस पे हो, आप कहीं से भी किसी भी ब्रांच से लोन्स ले सकते हो। तो सर्विस एरिया नॉर्म यहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाता है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आईबीए मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम 2021, ये इशू किया गया है इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है। तो इसमें आपके ऑपरेशनल गाइडलाइंस बैंक्स के लिए प्रोवाइड किए गए हैं कि बैंक किस तरीके से एजुकेशन लोन्स वगैरह देगी, किस तरीके से वो अपने स्कीम्स को मॉडिफाई कर सकती है एज पर देयर इंटरनल पॉलिसी। तो इसके बारे में इस मॉडल में बताया हुआ है। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो देख लो आप, तो एलिजिबल स्टूडेंट्स कौन कौन से होते हैं, इंडियन नेशनल्स जो है, इंडियन सिटीजन है, उनको हम एजुकेशन लोन देते हैं। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है या ओवरसीज आपका सिटीजन ऑफ इंडियन है, ठीक है, तो उनको भी हम एजुकेशन लोन देते हैं, लेकिन कब देते हैं, जब उनको इंडिया में स्टडी करना होता है। तो जो पीआईओ है या ओसीआई है, अगर वो वापस रिटर्न आ गया है इंडिया, ठीक है, अब इस केस में अगर आप उनको लोन की रिक्वायरमेंट है पढ़ाई करने के लिए, तो इंडिया में अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो एजुकेशन लोन उनको स्पेशली दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई पीआईओ है या ओसीआई स्टूडेंट है तो लोन अलाउ होता है ओनली फॉर स्टडीज इन इंडिया।
तो ध्यान में आपको रखने वाली ये बात है, ठीक है। और इंडियन जो भी नेशनल्स होते हैं अगर अब्रॉड पढ़ने जा रहे हैं उस केस में भी आपको लोन्स, एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो थोड़ा सा समझते हैं कि क्या क्या किस तरीके से आपको यहाँ पर लोन्स वगैरह दिए जाते हैं। तो देखो आपको ना यहाँ पर अगर आप स्टडी कर रहे हो, अब्रॉड जाना है, 10+2 करना है, किसी भी तरीके का सर्टिफिकेशन डिग्री लेना है, ठीक है, IIM IITs वगैरह में पढ़ने जाना है, तो उस केस में आप यहाँ पर लोन्स ले सकते हो। फॉर स्टडीज अब्रॉड बैंक में कंसीडर इनवाइट और कंडीशनल एडमिशन लेटर आपसे लेती है और उसके बाद आपको लोन्स देती है। तो मेरिट क्राइटेरिया क्या होता है? एडमिशन मस्ट बी बेस्ड ऑन द मेरिट। तो यहाँ पर एडमिशन कैसे होता है? मेरिट के बेस पे होता है। प्रोफेशनल कोर्सेज भी इसमें आपके आ जाते हैं। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वगैरह देने के बाद जब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो उस केस में भी आपको यहाँ पर लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। क्रेडिट वर्दिनेस, देखो स्टूडेंट का तो वैसे क्रेडिट कोई हिस्ट्री होता नहीं है, यहाँ पर बैंक उनके क्रेडिट वर्दी को अज्यूम करती है। तो इफ कोई भी स्टूडेंट है जिसका क्रेडिट हिस्ट्री उनको निगेटिव दिखाई देता है तो बैंक में अप्लाई रिस्क बेस्ड क्राइटेरिया। तो यहाँ पे ध्यान देती है, रिस्क बेस्ड क्राइटेरिया को अप्लाई किया जाता है। स्पेशल रूल क्या है गाइस NRI PIO और OCI के लिए? तो को एप्लीकेंट मस्ट बी अ परमानेंट रेसिडेंट। तो एक आपका जो को एप्लीकेंट होगा ना, दोनों में से एक परमानेंट इंडियन रेसिडेंट तो होना ही चाहिए, ठीक है। इफ द पेरेंट्स आर ऑल्सो NRI, अगर पेरेंट्स या PIO OCI सभी आपके NRI ही हैं, बैंक में ऑल्सो आस्क फॉर द एडिशनल को एप्लीकेंट इन इंडिया। तो कोई आपका इंडियन को एप्लीकेंट है उसके यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन लोन 3 कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया गया है। एक स्टूडेंट्स जो होते हैं जो एडमिट किए जाते हैं, जो एडमिशन लेने चाहते हैं टॉप आपके रेटेड इंस्टीट्यूट्स में, IITs वगैरह में जा रहे हैं, IIM में जा रहे हैं, और स्टूडेंट्स ऐसे जो अदर कोई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और स्टूडेंट्स स्टडिंग अब्रॉड। तो 3 कैटेगरी में इसको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। अब बैंक यहाँ पर डिसाइड करती है बेस्ड ऑन दैट कैटेगरी कि कितना रिस्क है, ठीक है, किस तरीके का इंस्टीट्यूशन का रेपुटेशन है, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी कैसी होगी, क्योंकि जितना अच्छा रेपुटेशन होगा उतना जल्दी आपका कैंपस सिलेक्शन होगा, उतना ज्यादा आप जल्दी एम्प्लॉय हो जाओगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपके लोन के टर्म्स को डिसाइड किया जाता है बाय द बैंक। तो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। देखिए क्वांटम ऑफ फाइनेंस, तो लोन अमाउंट इज नीड बेस्ड होता है, वो आपका डिपेंड करता है कैपेसिटी आपकी क्या है। तो आपकी एक रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है, अब आपकी क्या, अभी आपके पेरेंट्स की रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है या एक स्टूडेंट की रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से आपको लोन फाइनेंस किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप 4 लाख तक लेते हो, ये मैंने आपको बता भी रखा है गाइस, इसमें कोई मार्जिन नहीं लगता है। 4 से 7.5 लाख के बीच में अगर आप लोन लेते हो, इंडिया के केस में 5% मार्जिन लगता है और 15% अगर आप अब्रॉड पढ़ने जा रहे हो। अब अगर 7.5 लाख की बात करूं तो बैंक डिसाइड करती है कि किस तरीके का आपका मार्जिन लगेगा। अगर आपके पास कोई स्कॉलरशिप है तो आपके लोन अमाउंट रिड्यूस हो जाते हैं, ये भी मैंने आपको बता रखा है। एजुकेशन लोन तो आपको मैंने पढ़ा रखा है गाइस, ठीक है। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, तो अगर अप टू 4 लाख है तो क्या सिक्योरिटी लगती है? कोई सिक्योरिटी नहीं लगती है, पेरेंट्स एज अ को बोरोवर साइन करते हैं। 4 से 7.5 लाख के बीच में होता है तो पेरेंट्स एज अ को बोरोवर साइन करते हैं, थर्ड पार्टी गारंटी लगती है, ठीक है। और कोलेट्रल भी आपका यहाँ पे लगता है, कोलेट्रल सिक्योरिटी भी गाइस यहाँ पे होती है, कोलेट्रल भी लगता है, कोलेट्रल सिक्योरिटी जाती है। नाउ अगर अबव 7.5 लगता है तो कोलेट्रल सिक्योरिटी जाएगी, पेरेंट्स एज अ ज्वाइंट बोरोवर यहाँ पर साइन करेंगे और असाइनमेंट लगती है ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो असाइनमेंट आपके किसकी लगती है? स्टूडेंट की लगती है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, RBW में मैंने पढ़ाया था। चलिए रीपेमेंट में देखो मोराटोरियम पीरियड होता है, जो भी आपके कोर्स का पीरियड है प्लस 1 ईयर। तो जो भी आप कोर्स कर रहे हो, BSc कर रहे हो 3 साल प्लस 1 ईयर एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड किया जाता है, बीटेक कर रहे हो 4 साल प्लस 1 ईयर एक्स्ट्रा, तो उसी को बोलते हैं कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर। रीपेमेंट कितना होता है? अप टू 15 ईयर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, एक्सक्लूड करके जो भी आपके कोर्स का पीरियड है प्लस मोराटोरियम पीरियड। इंस्टॉलमेंट मेथड कैसा होता है? तो EMI बेस्ड आप इस्तेमाल करते हो, तो EMI के बेसिस पे आप यहाँ पर पे करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रीपेमेंट करते हैं अपने अमाउंट को। नाउ प्रोसेसिंग चार्ज की बात करें तो अगर 7.5 लाख तक आपने एजुकेशन लोन लिया तो कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है, अब 7.5 लाख जाएगा ना तो बैंक डिसाइड करती है चार्ज को। नाउ यहाँ पे बात की गई है कैपेबिलिटी सर्टिफिकेट की, तो बैंक यहाँ पर आपको कैपेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करती है जब आप अब्रॉड जाते हो पढ़ने के लिए, और आपको जब लोन सैंक्शन किया जाता है बैंक्स के द्वारा, तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है ना अब्रॉड की, वो यहाँ पर आप मांगती है कि वेदर जो एप्लीकेंट है, यानी कि जिसने भी लोन के लिए अप्लाई किया है या अब्रॉड पढ़ने आ रहा है, क्या उसके पास कोई रीपेमेंट कैपेसिटी है, क्या वो पे कर पाएगा, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर कैपेबिलिटी सर्टिफिकेट बैंक इशू करती है। तो बैंक कैसे इशू करती है? तो सबसे पहले वेरीफाई करती है आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है,
उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी, इनकम को वेरीफाई करेगी, सॉल्वेंसी प्रूफ, यहां पर सारी चीजों को वेरीफाई करने के बाद इस डॉक्यूमेंट को आपके प्रोवाइड करती है आपको इन द फॉर्म ऑफ कैपेबिलिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जा रहा हो तो इसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल कैपेसिटी एक स्टूडेंट की, एक पेरेंट्स की क्या है, उसके लिए बैंक से आपको ये इश्यू कराना होता है अगर आप फॉरेन पढ़ने जा रहे हो तो। ठीक है, तो ये होता है आपका कैपेबिलिटी सर्टिफिकेट। ठीक, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। जून में पूछा था कि एजुकेशन लोन अगर हम पीआईओ ओसीआई स्टूडेंट्स को दे रहे हैं तो इज नॉर्मली अलाउड फॉर, तो किसके लिए अलाउ होता है? स्टडी करने जा रहे हो इन इंडिया, स्टडी अब्रॉड, बोथ इंडिया एंड अब्रॉड, या ओनली वोकेशनल ट्रेनिंग। तो मैंने आपको बताया था अगर पीआईओ है कोई या ओसीआई है तो उस केस में अगर वो इंडिया में स्टडी कर रहा है तो ही उनको यहाँ पर लोन्स अलाउ होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following factors are considered while sanctioning the education loan? क्या क्या कंसीडर किया जाता है? रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ द पेरेंट्स और द स्टूडेंट्स। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अगर स्टूडेंट की कोई भी रीपेमेंट कैपेसिटी, क्रेडिट वर्दनेस नहीं है तो अज्यूम करती है बैंक यहाँ पे। ठीक है, रेप्यूटेशन इंस्टीट्यूशंस का कैसा है वो डिसाइड किया जाता है। 3 कैटेगरीज मैंने बताया था ना आपको, तो वैसे डिसाइड करती है। सर्विस एरिया नॉर्म ये अप्लाई नहीं किया जाता है, तो ज्योग्राफिकल एरिया रेस्ट्रिक्शंस अब नहीं है, तो इसके हिसाब से नहीं होता है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे आपके एग्जाम में। उसके अलावा एक और आपका है फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर द लैंडर्स। तो कौन कौन से फेयर प्रैक्टिस होते हैं गाइस? तो देखिए जितने भी बैंक्स होते हैं उनको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करना है, आरबीआई एज पर द आरबीआई रूल्स एंड गाइडलाइंस। ठीक है, रेगुलेशंस को फॉलो करना है। तो बैंक क्रिएट करती है अगर अपना खुद का फेयर प्रैक्टिसेस कोड। ठीक है, तो उसको आपको बोर्ड से अप्रूव्ड कराना है। बहुत इजी है कि मान लो अगर आप लोन दे रहे हो किसी भी बोरोवर को और आपने कोई अपना खुद का फेयर प्रैक्टिस नॉर्म्स बनाया है, कोड बनाया है, तो आप पहले अप्रूवल करा लो। ठीक है, बोर्ड अप्रूव पॉलिसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर किस किस चीज का आपको ध्यान रखना होता है? तो बैंक्स को कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करने होते हैं। ठीक है, एज पर द आरबीआई रूल्स, जैसे कि एप्लीकेशंस फॉर द लोन एंड देयर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर आरबीआई कहती है कि देखिए जो भी आपका लोन का प्रोसेसिंग होगा ना वो सिंपल होना चाहिए, क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। यानी बैंक क्लियरली इन्फॉर्म करेगी बोरोवर को अबाउट द प्रोसेसिंग फीस, रिफंड रूल कैसा होता है, प्री पेमेंट चार्जेस लेते हो कि नहीं, पेनल्टी अगर कोई है तो डिले होने की, कोई डिले होता है तो पेनल्टी कैसे लेती है, कन्वर्जन चार्जेस लेती है, कैसा होता है कन्वर्जन चार्ज, अगर फिक्स से आप फ्लोटिंग में कन्वर्ट करा रहे हो, एंड वाइसा वर्सा, इंटरेस्ट रीसेट क्लॉज, ये सारी चीजें आप बताओगे। मस्ट डिस्क्लोज ऑल इन कॉस्ट, यानी कि बोरोवर्स अगर आपसे लोन ले रहा है तो आप उनको कितना, उनको प्रिंसिपल पे करना है, कितना इंटरेस्ट पे करना है, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग आपको उनको बताना है। इसी को ऑल इन कॉस्ट बोलते हैं। इंफॉर्मेशंस मस्ट बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट और एप्लीकेशन के फॉर्म पे भी होना चाहिए, और चार्जेस जो होंगे वो नॉन डिस्क्रिमिनेशनरी होना चाहिए, यानी कि आप डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर सकते हो किसी कास्ट के, जेंडर के हिसाब से आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है लोन अप्रेजल एंड टर्म्स एंड कंडीशन। तो प्रॉपर यहाँ पर आप लोन की असेसमेंट करोगे ना तो लोन शुड बी गिवन आफ्टर द प्रॉपर क्रेडिट एनालिसिस। जैसे हमने स्टूडेंट के केस में देखा, क्रेडिट एनालिसिस आपने किया है ना, तो उसके हिसाब से आप किसी तरीके का लोन दे रहे हो तो सबसे पहले क्रेडिट एनालिसिस करो। ठीक है, कि वेदर वो रीपे कर पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो पूरा आपको लोन असेसमेंट करना है। अप्रूवल लेटर, तो बैंक यहाँ पर सैंक्शन लेटर और टर्म्स एंड कंडीशंस बोरोवर्स को प्रोवाइड करेगी। बोरोवर्स का यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी रिकॉर्ड करके रखेगी फॉर फ्यूचर रेफरेंस। टर्म एंड कंडीशंस क्लियरली आप मेंशन करोगे, रिटन में लिखा होगा। ठीक है, और साइन किया जाएगा इस पे बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर। तो ये आपको ध्यान रखना है जब आप लोन प्रोसेसिंग कर रहे हो, लोन का आप यहाँ पर अप्रेजल कर रहे हो तो। ठीक है, डिसबर्समेंट ऑफ लोन, जब आप लोन डिसबर्स कर रहे हो तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। जैसे टाइमलाइन डिसबर्समेंट, तो लोन मस्ट बी डिसबर्स्ड ऑन टाइम, टाइम पे आप यहाँ पर लोन को डिसबर्स करोगे जो भी आपने डेडिकेटेड टाइम पीरियड बोला था। चेंजेस इन टर्म, अगर कोई भी आप चेंजेस कर रहे हो इंटरेस्ट रेट में, चार्जेस वगैरह में, तो आप एडवांस में इन्फॉर्म करोगे अपने बोरोवर को। अप्लाई ओनली प्रोस्पेक्टिवली, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, पोस्ट डिसबर्समेंट सुपरविजन की बात की जा रही है, तो अगर आपने डिसबर्समेंट कर दिया तो उसके बाद तो मॉनिटर करोगे ना, हो सकता है कल को डिफॉल्टर बन जाए, तो इस तरीके के रिस्क से बचने के लिए आप उसकी मॉनिटरिंग करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पेशली ऐसे लोन्स जिसका अमाउंट 2 लाख से कम है तो आप स्पेशली उसको सुपरवाइज करोगे।
तो ये आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो इन 3-4 पॉइंट्स का हमको ध्यान रखना होता है जब भी हम किसी भी कस्टमर्स को लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो बीइंग अ बैंक, बीइंग अ लेंडर, हमको इन चारों पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पोस्ट डिसबर्समेंट हम यहाँ पर सुपरविजन करेंगे, डिसबर्समेंट लोन का कैसे होगा वो ध्यान में रखेंगे, लोन अप्रेजल उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखना है, ठीक है। और हमारा जो भी प्रोसीजर होगा वो सिंपल, क्लियर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो इन सारी चीजों का हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इस तरीके के कोड बन रहे हैं तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इसको अप्रूव भी कराना है, ठीक है। तो ये था। चलिए अब इससे रिलेटेड एक जून का क्वेश्चन करेंगे। एज पर द फेयर प्रैक्टिस कोड, बैंक मस्ट इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसको यहाँ पर इंश्योर करना है? ट्रांसपेरेंसी इन द फीस एंड चार्जेस, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी चार्जेस, hidden charges can be applied later and disclose all in cost to the borrower। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपेरेंसी रखनी है, डिस्क्रिमिनेशंस नहीं करना है और डिस्क्लोज करना है ऑल इन कॉस्ट, ठीक है। तो 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट। हिडन चार्जेस थोड़ी रखने हैं, ये कोड थोड़ी बोलता है आपको कि बाद में आप हिडन चार्जेस लेना उनसे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4। ऑप्शन ए इज द गाइस करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस ये था आपका टॉपिक चैप्टर नंबर 24, यहीं पे खत्म हुआ। मिलेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 25 में। अगर किन्हीं को भी डिटेल प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है तो आप मेरे पेड बैच को भी इनरोल कर सकते हो। ये रहा नंबर। गाइस अब तो एग्जाम बिल्कुल पास आ गया है, तो अगर आपको लेना है बैच तो आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे आपकी क्लासेस जा ही रही है, आप यूट्यूब की क्लासेस से भी पढ़ाई कर सकते हो। बाकी आपको पता है कैसे इनरोल करना है, एवरी टाइम मैं बता चुकी हूँ, तो बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है। जिनको लेना होगा वो इस बैच को ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरे YouTube चैनल पे नए हैं, पुराने हैं, सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में आपके मैराथन सेशंस आने वाले हैं। RBWM कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 आपके चैप्टर बचे हैं, वो भी आपका इसी वीक में कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद फुल फ्लेज आपकी PPB की क्लासेस चलने वाली है, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया होगा तो, ठीक। तो बाकी आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहां पे पीडीएफ जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उसके पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलते हैं। इस दिए हुए नंबर पे भी गाइस आप कॉल कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं से भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है गाइस, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।